हमें बताया गया था कि वहां तंग करते हैं, जो लोग जाते हैं उनको तंग किया जाता है। तो हमें तो किसी ने तंग नहीं किया, बल्कि हमने एक दफा हम्म। पूछा कि हम जाना चाहते हैं जियारात के लिए, तो उन्होंने कहा चले जाएं। तो हमने कहा कोई साथ जाए, कोई, उन्होंने कहा किसी की जरूरत नहीं, कल्चर हमारा भी अच्छा है, लेकिन हमें उसके खुल के आजादी नहीं है। वो उस पर फतवे हम्म। लग जाते हैं, इस वजह से हम दबाव में हैं। इंडिया में दबाव नहीं है, वो अपनी खुल के इजहार करते हैं, अपने रक्स का इजहार करते हैं, अपनी मौसीकी का करते हैं। वहां मुसलमानों के होटल हैं, उनसे हमने बातचीत की, उनसे पूछा कारोबार कैसा जा रहा है, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है। तो लोग कहते थे हमें कोई तकलीफ नहीं, हम तो बेहतरीन कारोबार कर रहे हैं। मेजर जो फर्क मैंने देखा है ना, वो तालीम है और डिसिप्लिन है। आपने देखा है कि वहाँ कंप्यूटर हम भी सीखते हैं, कंप्यूटर वो भी सीखते हैं, लेकिन उन्होंने कंप्यूटर की इंडस्ट्री से करोड़ों डॉलर का जो है वो पैसे कमा रहे हैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली एंड वेरी वेरी स्पोर्टी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? आई एम जुमना एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आपके सामने जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाली हूँ उसका टाइटल है माय फर्स्ट विजिट टू इंडिया। पाकिस्तानी लॉयर शेयरिंग हिज एक्सपीरियंस अबाउट विजिटिंग टू इंडिया। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक इंटरव्यू है जो कि सना अमजद जो है वो हुसैन जावेद से लेंगी, एडवोकेट हैं जो कि लॉयर हैं। सना अमजद जो है वो उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगी जिनके जवाब वो देंगे, तो वो देखते हैं कि क्या जवाब देंगे। उनको जानने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सना अमजद। आज एक और बड़े इंटरेस्टिंग और नए एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमें जिन्होंने ज्वाइन किया है उनका नाम है हुसैन जावेद मार्थ, एडवोकेट। इन्होंने इंडिया का दौरा किया है। एक लॉयर होने की हैसियत से इनका इंडिया का विजिट कैसा रहा, ये किस मकसद के तहत इंडिया गए और वहां पर किस किस से मिले, किस किस जगह पर घूमे फिरे, ये तमाम तफसीलात हम जानेंगे इनसे, क्योंकि इंडिया को लेकर हमारी आवाम के दिलों में, दिमागों में कुछ कॉन्सेप्ट पाए जाते हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि इनका तजुर्बा कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हूँ। 2015 में पंजाब बार काउंसिल के एक वफद गया था इंडिया में। वहाँ एक यूरस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें शिरकत करनी थी, और एक क्रिकेट टीम भी हमारे साथ गई, लायर की। हमने उनसे क्रिकेट मैच खेलना था। तो हम सबसे पहले अमृतसर में गए, तो उन्होंने हमें लंच दिया। उसके बाद हम वहाँ गए लुधियाना में। लुधियाना में उनका, हमारा जो प्रोग्राम था वो बड़ा इंटरेस्टेड रहा, क्योंकि वहाँ की जो बार थी, उन्होंने ना सिर्फ हमें डिनर दिया, बल्कि कल्चरल प्रोग्राम भी वहाँ दिखाया हमें, जो कि इंडिया का कल्चर है। और ख़ास तौर पे कुछ सिख सिख कम्युनिटी का जो कल्चर था वो उन्होंने पेश किया। लुधियाने में काफ़ी सिख आबाद हैं, इंडस्ट्रियल शहर है, तो उन्होंने वो दिखाया। उसके बाद हम चंडीगढ़ गए, तो वहाँ हमारी मुलाकात हुई अकोश अशोक गरेवाल अग्रवाल, वो थे चेयरमैन पंजाब हरियाणा के, वो थे एडवोकेट जनरल। उनसे मुलाकात हुई। वो मेरे पहले वाकिफ थे, क्योंकि 2012 में वो पाकिस्तान का उन्होंने विजिट किया था, और मुझे उनका मेजबान होने का शर्फ हासिल रहा। मैं उनके साथ 8 दिन तक मुख्तलिफ शहरों में उनको घुमाता फिराता रहा। तो वो मेरे वाकिफ थे पहले। और वहाँ रजत गौतम थे चेयरमैन वहाँ के, उनसे मुलाकात हुई। तो वहाँ यूरस कॉन्फ्रेंस में हमने शिरकत की। वो रोल ऑफ लायर ऑन ह्यूमन राइट्स, इस पे थी। तो दोनों मुल्कों के वकला ने आपस में तबादला ख्याल किया। तो उसमें हमने ये जो चीज डिस्कस की वो थी कि वकला का भी एक किरदार है कि हुकूमतों के आपस में मिलाने में, और उनके दरमियान जो तनाव की कैफियत है उसको किस तरह कम कर सकते हैं। वो बेशक जो बेशक। तजावीज दी, उनमें हमने तजावीज दी कि वकला को दोनों तरफ की जो बार्स हैं वो मुख्तलिफ बार्स में, मसलन ननकाना बार, अमृतसर बार के साथ दोस्ती करे, वहां जाए। चनियोट बार लुधियाना बार के साथ करे। मुख्तलिफ बारें आपस में जो है एक दूसरे को वीजा दें, स्पॉन्सर करें, और उनके दौरे हों। इस तरह हमारी जो तनाव है कम हो जाएगा। इसी तरह सकाफती वक्त अगर हमारे दरमियान तबादला हो तो उससे भी तनाव कम होगा। तो ये मुख्तलिफ तजावीज़ हमने दी, और वहां हमने देखा। फिर उसके बाद हम पानीपत गए।
पानीपत में, वहाँ एक ईशो नंदा एक एडवोकेट से हमारे बड़ी दोस्ती रही, उससे मुलाकात हुई, वो हमें दरबार हजरत अबू अली शाह कलंदर पे ले गई, वहाँ हमारे होया। वहाँ मैंने जो महसूस किया, वो मुझे कुछ लोग मिले कि उन्होंने मुझे कहा कि आप झंग के इलाके से आए हैं। मैंने कहा जी झंग के इलाके से अच्छा। आया हूँ। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा आपने कैसे पहचाना? उन्होंने कहा आपकी जबान से पहचाना कि हम झंग से इधर आए थे, और अब भी हम, हमारा कल्चर, हमारी जबान जो जिस तरह आप बोलते हैं इसी तरह हम बोलते हैं। इसी तरह दिल्ली में तो हमें सर कुछ आपको वकला इंडिया मिले, का कल्चर कैसा लगा? उनका रहन बड़ा सहन, उनके पसंद आया, तौर तरीके, उनके बहुत रस्म रिवाज। बहुत पसंद आया। कल्चर हमारा भी अच्छा है, लेकिन हमें उसके खुल के आजादी नहीं है, वो उस पर फतवे हम्म। लग जाते हैं। इस वजह से हम दबाव में हैं। इंडिया में दबाव नहीं है, वो अपने खुल के इजहार करते हैं, अपने रक्स का इजहार करते हैं, अपनी मौसीकी का करते हैं, और अपने मुख्तलिफ उनके जो तरीके हैं, मुख्तलिफ जो अंदाज हैं उनके, उसको समय दिखाए हैं उन्होंने, और बड़ा लुत्फ रहा है। अब मैंने तो बहुत पसंद किया है। हमें भी खुली आज़ादी होनी चाहिए, और आज़ादी से हम भी अपना देखें। तो इसके बाद हम गए थे दिल्ली में, वहाँ मज़ारात की ज़ियारत की। वहाँ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे गए, हज़रत अमीर खुसरो के मकाम पे गए, वहाँ कवालियाँ सुनते रहे। फिर उसके बाद हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह पे गए, कुतुब मीनार पे गए। उसके बाद गए हम शाही मस्जिद, वहाँ मुसलमानों के होटल हैं, उनसे हमने बातचीत की, उनसे पूछा कारोबार कैसा जा रहा है, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? तो लोग कहते थे हमें कोई तकलीफ नहीं, हम तो बेहतरीन कारोबार कर रहे हैं। जहाँ पसमानदगी है वहाँ मुसलमानों में भी है, हिंदुओं में भी है, सिखों में भी है, लेकिन जो लोग कारोबार करते हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक कर रहे हैं। इसके बाद हम गए पानीपत से, हम गए फरीदाबाद। वो बड़ी दिलचस्प बात वहां हुई कि फुकला तकरीरें कर रहे थे। हमारी वाइस चेयर पर्सन जो थी फरा इजाज साहबा, उनकी क्यादत में हम गए थे। माशाल्लाह बड़ी अच्छी वकील है, खानावाल में प्रैक्टिस करती हैं, लेकिन पंजाब भर की वो नुमाइंदगी उन्होंने की थी। सर आप बड़े तो अच्छे वहां वक्त में इंडिया होकर आ गए हैं। अब तो लोगों को इंडिया जाने के लिए वीजाज ही नहीं मिलते। बस अब तो तंगी हो गई है। तो वहां बैठे थे तो अचानक उन्होंने कहा चिन्होटिए उठ। मैं खड़ा हो गया, मैं परेशान हो गया कि मुझे क्यों बुलाया है, जलसा चल रहा है, उनकी तकारीर हो रही है। तो मुझे वो एक खातून बैठी थी, मिनिस्टर सीमा जी एडवोकेट है, वहां की हरियाणा की मिनिस्टर थे। तो उन्होंने मुझे इशारा किया बैठ जाए, तो उन्होंने सेक्रेटरी को बुलाया, उसके कान में कोई बात की। करने के बाद उन्होंने, सेक्रेटरी ने स्टेज पे कहा कि आज हमारे दरमियान एक ऐसा मेहमान है जो सीमा जी, जो हमारी मिनिस्टर हैं, हमारी बार के मेंबर हैं, उनके परखों के देश से आया है। उनके अबोई अच्छा। दाद चनियोट से इंडिया में आए थे, तो वो उन्हें फूल पेश करना चाहती हैं। तो मुझे बुलाया गया स्टेज पे, मुझे फूल पेश किए। फिर उसके इजलास के बाद बैठे, मिल के बातें हुई, तो उन्होंने कहा कि मेरे बाप जो थे, वो जब भी ठंडी आवाज चलती थी ना, वो कहते चनियोट की तरफ से आई है। सारी जिंदगी वो चनियोट को याद करते रहे। तो सीमा जी के साथ वक्त अच्छा गुजरा। इसके बाद हम दिल्ली से वहां गए आगरा। आगरा में ताजमहल देखा, तो एक तिलिस्म है, वो उसमें बंदा डूब जाता है, जिस तरह होता है ना तिलिस्म होश रबा, कि आदमी एक दफा देख ले तो फिर उसकी ख्वाहिश पैदा होती है कि मैं दोबारा भी इसे देखूं। तो ऐसे ही वो तिलिस्म था कि आप घूम फिर के फिर आते थे, वही देखने शुरू हो जाते थे। इसके अलावा वहां आगरा में एक किला है, अकबर आजम का किला, बड़ा खूबसूरत किला है। वो हमें एक गाइड दिखा रहा था, जब वो उस जाली के करीब पहुंचा जिन जालियों से शाहजहां ताजमहल को देखा करता था, और उसके आंसू गिरते थे। जब उसने बयान किया तो हम भी सोगवार हो गए कि एक बादशाह वक्त जिसको बेटे ने वहां बंद कर दिया, और वो इस ताजमहल को देख कर रोता था, वो जालियां हमें दिखाई गई। तो बड़ा पुरलुत्फ रहा, बड़ी लोगों से मिले। मुसलमान तो हम तलाश सर करके तो एक ही उनसे दफा मिलते थे। सिर्फ आप इंडिया गए हैं, उसके बाद दोबारा कभी जाना नहीं हुआ? दोबारा कोशिश की है, वीजा नहीं देते, कुछ प्रॉब्लम वीजा है। नहीं कुछ हमारी देते। हुकूमत ने भी सख्ती की है। पिछले साल कुछ वकला ने, इंडिया के वकला ने कोशिश की थी, को 25-30 थे, 7 आदमियों को वो वीजा मिला, तो वो आए पंजाब बार काउंसिल में। मैं भी उनसे चंडीगढ़ से मिलने के लिए गया था, क्योंकि मेरी उनसे वाकफियत थी। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट भी वीजा नहीं देती, वो भी नहीं देते। तनाव है, अगर तनाव कम हो जाए तो
मुल्क के भी हालात बेहतर हो सकते हैं। दोनों मुल्कों के बेहतरी सर इसमें आपको है। ये नहीं लगता कि अगर हम लोग वीजा, हमारी गवर्नमेंट इन लोगों को वीजाज नहीं देगी, वहां से लोग यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ से लोग वहां नहीं जाएंगे, तो आपस में कशीदगियां, ये मसले मसाइल नफरतें कैसे कम होंगी? ये काम हम लोग कर सकते हैं कि हम आपस में मेल जोल रखें। जैसे क्रिकेट टीम है, वकला की टीम उधर जाए, वो इधर आए, और सकाफती वक्त इधर आए, हम उधर जाएं। इसी तरह कारोबारी लोग उधर जाएं, उन्हें वीजा दिया जाए, वो इधर आए। दोनों के दरमियान अच्छे अच्छे तल्लुकात हो सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो ये तनाव है ये खत्म हो जाएगा। इसे खत्म करने के लिए जरूरत है। इसमें प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया का भी किरदार है नफरत को बढ़ाने में। ये शुरू से सर मुझे ये हम देखते बताइएगा हैं। कि आपने इंडिया और पाकिस्तान में क्या मेजर फर्क देखा था तब 2015 में जब आप गए थे, और अब फर्क क्या देखते हैं आप दोनों में? कौन तब मैं आगे था और फर्क अब कौन आगे है? मैं फर्क जो है बुनियादी तौर पे तालीम का फर्क है। वहां जी। तालीम की जो रेशो है वो बहुत ज्यादा है। और मैं हैरान होता हूं जब रक्शे वाले से बात करते हैं तो वो भी इंग्लिश में बात करता है, रेडी वाले से बात करते हैं तो हम्म। वो भी इंग्लिश के कुछ लफ्ज बोल लेता है। तो हमारा जो है दूसरी बात है डिसिप्लिन। उनके तलबा में डिसिप्लिन बहुत है। हम ला कॉलेजों का भी हमने विजिट किया है, हम्म। तो उनमें डिसिप्लिन बहुत है। यहाँ डिसिप्लिन नहीं है। हमें भी तालीम पे जोर देना चाहिए, और मैं क्लरिकल स्टाफ नहीं पैदा करना चाहिए। हमें माहिरीन मुख्तलिफ शोबों के पैदा करने चाहिए। टेक्निकल तालीम देनी चाहिए, कंप्यूटर की तालीम देनी चाहिए, और जो है दूसरे बिजनेस की तालीम देनी चाहिए, कॉमर्स की तालीम देनी चाहिए, जिसमें एक्सपर्ट पैदा करने चाहिए। ये फर्क है। हम एक वक्त में आजाद हुए हैं, दोनों एक वक्त में आजाद हुए हैं, दोनों में जमहूरियत के नाम पे आजाद हुए हैं, लेकिन हमें जमहूरियत हमारी पनप नहीं सकी। हमें रास्ते में रोका गया है। मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ अंदाज में अमरीतें आती रही हैं, हम तरक्की नहीं कर सके। दूसरी जो वजह है मेन, जब हिंदुस्तान आजादी के आजाद हुआ तो उन्होंने सबसे पहले ज़री इस्लाहत की, और ज़री इस्लाहत के नतीजे में छोटे छोटे यूनिट बन गए और लोगों ने मेहनत करके अपनी जिंदगी को बनाया। हम में जागीरदारी है। जिनके पास जमीनें हैं वो बहुत ज्यादा हैं, और जिनके पास नहीं है वो वहीं के वहीं हैं। जो लोग हम्म। झोंपड़ों में पड़े थे पड़े रहे, कुछ अहले ज़र ने और बना ली इमारतें। तो हम इसलिए तरक्की नहीं कर सके। रुकावटें आती हैं हमारे देश में। इन रुकावटों को दूर होना चाहिए, और दोनों मुल्कों को बैठना चाहिए, और अहले दानिश को इकट्ठा होना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम किस तरह तरक्की कर सकते हैं। सर मेरी अब आप मैं तो एक देखें कि बार वीजाज हम वैसे नहीं देते, ट्रेड हमने बंद कर दी हुई है, हमारे सियासतदान एक दूसरे के मुल्कों में जाना नहीं चाहते। अगर कोई सियासतदान मोदी की तारीफ कर दे तो उसे नरेंद्र मोदी का यार बना दिया जाता है। हम देख रहे हैं कि इंडिया किस तरह रोज बरोज तरक्की पे तरक्की कर रहा है, कहां से कहां जा रहा है, और हम बैठकर इंडिया की तरक्की होते देख रहे हैं, और हमें इन्होंने इसी चक्कर में फंसा के रख दिया कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। हमारे नौजवान इससे आगे कुछ सोच ही नहीं पाते। आप यकीन करें, मैंने कुछ इंटरव्यूज में पाकिस्तान के बच्चों से बात की कि वो इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। यकीन करें, हर बच्चे ने यही बोला कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। अब आप खुद सोचें कि हम अपनी यूथ को, अपनी जनरेशन को, अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? सिर्फ दुश्मनी। ये क्याम पाकिस्तान से जो है ना, प्रिंट मीडिया अहम किरदार अदा करता रहा है, और नफरत अंगेज एक दूसरे के खिलाफ मज़ामीन लिखते रहे हैं। कुछ इदारे हैं जिनकी ये मंशा है, कुछ कारोबारी लोग हैं जिनकी मंशा है कि हम आपस में मिल ना बैठे। जब हम मिल बैठेंगे उस वक्त तरक्की का अमल शुरू होगा। मेरी एक तजवीज़ है, मैंने दी थी वहां भी, कि 20 साल के लिए दोनों मुल्कों को चाहिए कि एक अमन का मुआहदा कर लें, और बिल्कुल तमाम जो है माल बिल्कुल। दौलत, जो जो कुछ है इनके पास वसाइल हैं, वो अवाम की खिदमत पे लगाएं, अपनी तरक्की पे लगाएं, तालीम पे, सेहत पे लगाएं। तो इस तरह हम बच जाएंगे। 20 साल बाद आपने बैठ के मामलात को तय कर ले। 20 साल के लिए इल्तवा कर सर दे। माशाल्लाह, काफी आप सीनियर सिटीजन हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप इंडिया की यूथ में और पाकिस्तान के यूथ में क्या फर्क देखते हैं? कहा जाता है कि किसी मुल्क और कौम का सरमाया वहां के नौजवान नस्ल होती है। तो माशाल्लाह आप इंडिया विजिट करके भी आए हैं, आप एडवोकेट हैं, काफी तजुर्बा रखते हैं, तो मेजर फर्क क्या देखते हैं यहाँ के नौजवानों में और वहां के नौजवानों में?
वहां का मेजर जो फर्क मैंने देखा है ना, वो तालीम है और डिसिप्लिन है। आपने देखा कि वहां कंप्यूटर हम भी सीखते हैं, कंप्यूटर वो भी सीखते हैं, लेकिन उन्होंने कंप्यूटर की इंडस्ट्री से करोड़ों डॉलर का जो है वो पैसे कमा रहे हैं। हम वो नहीं कर रहे हैं। हम्म। हम फेसबुक देख रहे हैं, वो उसमें अपने ब्लॉग बना रहे हैं, उनकी वेबसाइट बना रहे हैं, और कंप्यूटर की दुनिया में तो बहुत आगे चले गए हैं। तो फर्क बिल्कुल। ये है, हमारे मुल्क में भी तालीम का मेयार अगर उस सतह पे किया जाए और बच्चों को गाइडेंस हो कि आपने ये करना है, इससे आप कमा सकते हैं, तो उसमें हमारे नौजवान भी कमा गए। सलाहियतें तो हमें भी हैं, हम भी वो कर सकते हैं जो वो कर रहे हैं, लेकिन हमें वो तरबियत नहीं दी जा रही। इसको हुकूमतों को इस बारे में सोचना चाहिए, अहले दानिश को सोचना चाहिए, साफियों को सोचना चाहिए, और इसके लिए आवाज उठानी चाहिए। सर, मेन अगर आवाज दोनों उठानी मुल्कों चाहिए के कि तरक्की दरमियान कैसे करें। ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं, बॉर्डर्स खोल दिए जाते हैं, यहाँ से नौजवान इंडिया पढ़ने जा सकते हैं, इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से हम फायदा उठा सकते हैं। आप ऑलरेडी देखें, हम इंडिया से प्याज लेकर खाते हैं, इंडिया से अदरक लेकर खाते हैं, इंडिया से आलू भी हम मंगवाते हैं बाज़ औक़ात, और टमाटर भी हमारे इंडिया से ही आते हैं। अगर ये दोनों बॉर्डर खोल दिए जाएं तो आप सोच नहीं सकते कि पाकिस्तान को किस हद तक फायदा हो सकता है। हमारी आपस में ट्रेड खुलेगी, बच्चे अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ सकेंगे, अच्छा आईटी का निजाम सीखेंगे, हमारा साइंस सेक्टर जो है वो ग्रो करेगा, हम अच्छी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से सस्ती सस्ती गाड़ियां खरीद सकते हैं। अब आप देखें ना, करोड़ों रुपए की यहाँ पर जो गाड़ी मिलती है इंडिया में 12 से 15 लाख में मिलती है। तो आपको नहीं लगता अगर ये बॉर्डर की बैरियर हटा दिए जाए तो पाकिस्तान के लिए फायदा ही फायदा है? बहुत बहुत फायदा है। कोरोना के दिनों में जो जान बचाने वाली दवाइयां थी, हमने इंडिया से मंगाई फौरी तौर पे, वो बिल्कुल हमारे ऐसा ही करीब है, है, सही कह रहे हैं आप। और हम वहां से बहुत फायदा उठा सकते हैं। हम अपना सीमेंट उन्हें बेच सकते हैं, नमक तो हम पहले देते हैं, और कई चीजें हैं जो हम उन्हें दे सकते हैं, तो वो कोई हमें दे सकते हैं। आपस में दोनों अगर कारोबार करेंगे, आप अच्छे तलकात करेंगे, तो दोनों मुल्कों को फायदा होगा। लेकिन इसमें कुछ रुकावटें हैं, कुछ इदारे की रुकावटें हैं, कुछ इदारों की रुकावटें हैं, और कुछ कारोबारी हजरात की भी रुकावटें हैं, जो अपनी महंगी मसनूआत बेचने के लिए ये तलकात खराब करते हैं, प्रोपोगंडा करवाते हैं, हालात खराब करते हैं। तो इस बेहतर है, इसमें आपस में मिल के बैठ करनी चाहिए, आपस में मीटिंग करनी चाहिए, आपस में दोस्ती बढ़ानी चाहिए। सर, आपको क्या लगता है कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान ये जो मसाइल हैं, ये कशीदगियां हैं, ये किस तरह खत्म हो सकती हैं और इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे बेहतर हो सकते हैं? ये जो हमारे इदारे हैं ना, चाहे पाकिस्तान के हों चाहे कि इंडिया के हों, उन्हें अपनी हदूद में रहना चाहिए, वो अपनी हदूद में काम करें, सही। तो इस तरह अमन हो सकता है। नहीं तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। दोनों एटमी ताकतें हैं, अगर इसी तरह ही तलखी बढ़ती रही तो किसी वक्त कोई हादसा हो सकता है। तो इससे बचने के लिए बेहतर है कि हम आपस में मिल बैठे, और कम से कम नरम रवैया एक दूसरे के साथ रखें। ये तल्ख जो बातें हैं ये बंद कर दें, तो तब ये मसला आगे चल सकता है। दूसरा हमारे सर, दरमियान कुछ कश्मीर और का मसला बताना है। चाहेंगे आप अपने विजिट के हवाले से? कोई खास बात जो आपने इंडिया में देखी हो, जो आज भी आप याद करते हो तो आपकी मुंह पर स्माइल आ जाती हो? पूरा दौरा अच्छा रहा है। हमें बताया गया था कि वहां तंग करते हैं, जो लोग जाते हैं उनको तंग किया जाता है, तो हमें तो किसी ने तंग नहीं किया। बल्कि हमने एक दफा पूछा कि हम जाना चाहते हैं जियारात के लिए, तो उन्होंने कहा चले जाएं। तो हमने कहा कोई साथ जाए, कोई, उन्होंने कहा किसी की जरूरत नहीं। उन्होंने कोई कहा आप बात चले नहीं। जाएं, आपको कोई नहीं रोकता। तो कहीं नहीं रोका मुझे, हमें हम फिरते रहे, बाजारों में फिरते रहे, मार्केटों में फिरते रहे, दुकानदारों से मिलते रहे, उनके कारोबारी पूछते रहे कि क्या हालात है, तो सारी चीजें पूछते रहे। जहां सर, भी यही जाते हैं तो लोग बात इज्जत है करते ना, हैं। यही तो बात है कि हमें यही बताया जाता है, हमें यही सिखाया जाता है कि इंडिया जाना खतरे से खाली नहीं है। तो इंडिया नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहां के लोग बहुत बुरे हैं, वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नहीं, हम जिन शहरों में गए हैं लोग एक्सपेक्ट करते हैं। हम तो ज्यादा पंजाब और उत्तर प्रदेश तक गए हैं, तो मेरा ख्याल है इन इन इलाकों में तो हालात नॉर्मल है, कोई ऐसी बात नहीं अभी नजर है। मुसलमानों से बातें करते रहे हैं, दिल्ली में काफी मुसलमान मिले हैं, शाही मस्जिद में हम बैठे रहे हैं, लोगों से पूछा है, कहते हैं ठीक है हमारा कारोबार है, चलता है, हमें तो कोई तकलीफ नहीं है। एंड पे जो जी, लोग आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनको कहेंगे कि नफरत से नहीं,
नफरत खत्म करो, मोहब्बत पैदा करो। मोहब्बत फातेह आलम है। अगर तल्लकात मुल्क के अच्छे हो जाएंगे, यकीनन हर इंसान को फायदा होगा, हर आदमी को फायदा होगा। तो इसमें आपस में मिलजुल कर रहे हैं। लकीर रहे, हम अच्छे से मसाए की तरह रह सकते हैं, लकीर के मुखालफ नहीं है, आपके सरहद के मुखालफ नहीं है, लेकिन तल्लकात होने चाहिए एक अच्छे हमसाए की तरह। लेना देना, एक दूसरे से आना जाना, वो आसान होना चाहिए। अगर मसल मसाइल हैं तो उन्हें फिलहाल पेंडिंग रखे, मोहब्बत पैदा करें, वो किसी वक्त जी, तय हो जाएंगे। थैंक यू सो मच सर कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और अपना इंडिया का एक्सपीरियंस हमारी आवाम के साथ शेयर किया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंडिया विजिट के लिए जाना चाहते हैं, जिनमें से मैं भी एक हूँ। अगर कभी जिंदगी में मौका मिला तो इंशाल्लाह इंडिया विजिट के लिए जरूर जाऊंगी और आप सबके साथ अपना इंडिया का एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी। उम्मीद है आपको आज का सर का जो एक्सपीरियंस है इंडिया के हवाले से वो पसंद आया होगा। उनकी गुफ्तगू को आपने काफी इंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन कि थैंक आपने यू वेरी अपना मच। कीमती वक्त थैंक हमें यू। दिया। अल्लाह थैंक यू। हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी, तो ये थी वो वीडियो जिसके अंदर सनाम जद ने आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से उन्होंने बहुत ही अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस किए थे, जिनके जवाबात के अंदर हुसैन जावेद ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी तमाम जर्नी का बताया कि किस तरीके से उन्होंने इंडिया का विज़िट किया, ठीक है। पहले वो दिल्ली गए, फिर आगरा गए, ठीक है। उसके बाद वो अकबर की मज़ार पे गए। वहाँ पे मतलब उनके लिए ये एक बहुत ही हैरानकुन बात थी। उनको लग रहा था कि उनको मतलब कि एक विज़िट करने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। वो वहाँ पर कोई चीज़ें देखने नहीं देंगे, उनको मतलब कि रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि आप नहीं जा सकते, आप पाकिस्तान से आए हैं। बट ऐसा नहीं हुआ था। उन्होंने एक बड़े खुले दिल से कहा था कि आप जो है यहाँ पे विजिट करने आए तो आप यहाँ पे तमाम तारीखी मकामात को देख सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट जो है उन्होंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया था। एंड सेकेंड वन, यहाँ पे उन्होंने ये कहा था कि अगर मतलब कि अगर हम पाकिस्तान और इंडिया का जो है कंपैरिजन करते हैं 2015 से 2023 का, तो उन्होंने कहा था कि सिंपली तौर पे, और जो कि मैं भी यहाँ पर महसूस करती हूँ कि तालीमी निज़ाम जो है वो बेस्ट होना चाहिए। इस वक्त इंडिया जो है ना वो इस वक्त बहुत ज़्यादा आई थिंक कि वो डेवलपमेंट क्यों कर रहा है, क्योंकि उनकी यूथ बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, ठीक है। उनके पास डिसीजन पावर है। तो यहाँ पर भी ना डिसीजन पावर तो यहाँ पर भी डिसीजन पावर और यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम जितना स्ट्रॉन्ग होगा, यूथ उतनी स्ट्रॉन्ग होगी, और हमारी जो हुकूमत है, हमारा जो कंट्री है, उसकी जो इकोनॉमी है वो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये मेरी राय थी। आप लोग इस बारे में, इस वीडियो के बारे में, उनके आंसर्स के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैंने इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत ही कमाल की वीडियोज़ होती हैं इनकी, एंड पर्सनली आई लाइक इट। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और याद रखिएगा कि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।